हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इलास्टिसिटी के आज के इस लेक्चर में हमें मटेरियल्स की क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन बेसिस ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ठीक है, तो देखो सबसे पहला मटेरियल डक्टाइल मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल क्या होता है? देखो सबसे पहले डक्टाइल मटेरियल की स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखो कैसी होती है। वाई एक्सिस पे स्ट्रेस और एक्स एक्सिस पे स्ट्रेन। तो जो डक्टाइल मटेरियल होते हैं ना, उनकी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कुछ ऐसी होती है। ये क्या हो गया? ब्रेकिंग पॉइंट। ठीक है, और ये है मेरी इलास्टिक लिमिट। ठीक है, और ये है मेरा इलास्टिक रीजन, और ये है प्लास्टिक रीजन। ठीक है, तो देखो डक्टाइल मटेरियल्स की पहचान क्या होती है। फॉर डक्टाइल मटेरियल्स जो प्लास्टिक रीजन होता है ना, वो काफी बड़ा होता है। प्लास्टिक रीजन इज वेरी वाइड, देख सकते हो। ठीक है, और ब्रेकिंग पॉइंट इलास्टिक लिमिट से काफी दूर होता है। ब्रेकिंग पॉइंट इज फार अवे फ्रॉम इलास्टिक लिमिट। ठीक है, तो देखो डक्टाइल मटेरियल्स का प्लास्टिक रीजन काफी है, काफी ज्यादा है। तो इसका मतलब डक्टाइल मटेरियल्स को हम क्या कर सकते हैं? थिन वायर्स में बदल सकते हैं, क्योंकि प्लास्टिक रीजन काफी है ना। प्लास्टिक रीजन में क्या होता है? परमानेंटली डिफॉर्म हो जाती है वायर। ठीक है, तो इसका मतलब डक्टाइल मटेरियल्स को हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैन बी कन्वर्ट इनटू वायर्स। ठीक है, ये खास पहचान होती है डक्टाइल मटेरियल्स की, कि डक्टाइल मटेरियल्स को हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि प्लास्टिक रीजन काफी ज्यादा है, काफी बड़ा है, काफी वाइड है ना प्लास्टिक रीजन। और डक्टाइल मटेरियल्स के एग्जांपल देखो, कॉपर, सिल्वर, आयरन, एल्यूमिनियम एटसेट्रा। तो देखो जो हमारे घरों में वायर्स होती हैं वो कॉपर की होती हैं। ठीक है, तो डक्टाइल मटेरियल्स की पहचान क्या है? कि प्लास्टिक रीजन काफी बड़ा होता है और ब्रेकिंग पॉइंट इलास्टिक लिमिट से काफी दूर होता है। तो प्लास्टिक रीजन बड़ा होने के कारण क्या हो गया? हम डक्टाइल मटेरियल को कन्वर्ट कर सकते हैं वायर्स में, खींच के वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है डक्टाइल मटेरियल्स को। ठीक है,
एग्जाम्पल हो गए कॉपर, सिल्वर, आयरन, एल्यूमिनियम एटसेट्रा। जो हमारे घरों में वायर्स होती है वो कॉपर की बनी होती है अक्सर, ठीक है। तो अब देखो ब्रिटल मटेरियल्स। ब्रिटल मटेरियल्स की स्ट्रेस स्ट्रेन करो देखो सबसे पहले। स्ट्रेस स्ट्रेन करो ये कुछ ऐसी होती है। ये तो हो गया इलास्टिक लिमिट, और ये ब्रेकिंग पॉइंट, ठीक है। और देखो ये यहां पे प्लास्टिक रीजन बहुत छोटा है, प्लास्टिक रीजन इज वेरी स्मॉल, और ये क्या है, इलास्टिक रीजन, ठीक है। तो अब देखो यहां पे प्लास्टिक रीजन काफी कम है ना, तो इसका मतलब देखो होगा क्या इन केस ऑफ ब्रिटल मटेरियल्स, जैसे हम काफी ज्यादा ब्रिटल मटेरियल्स को स्ट्रेस में लाएंगे तो वे टूट जाएंगे। यहां पे ब्रिटल मटेरियल्स का प्लास्टिक रीजन काफी कम है ना, तो अगर आप ब्रिटल मटेरियल को यहां से कुछ ज्यादा स्ट्रेस में लाओगे तो वो वायर्स में कन्वर्ट नहीं होगा, ऐसे खींचेगा नहीं ब्रिटल मटेरियल, वो टूट जाएगा, क्योंकि ब्रेकिंग पॉइंट इलास्टिक लिमिट के काफी नजदीक भी है और प्लास्टिक रीजन काफी कम है, ठीक है। तो इसका मतलब जब मैं स्ट्रेस को बढ़ाता जाऊंगा, एज स्ट्रेस इंक्रीजेज, ऑब्वियसली स्ट्रेन बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर स्ट्रेस पे, यहां पे ब्रेकिंग पॉइंट पे बोल रहा हूं मैं, एट ब्रेकिंग पॉइंट, क्योंकि देखो ब्रेकिंग पॉइंट काफी नजदीक है इलास्टिक लिमिट के, ब्रेकिंग पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होगा ना, उस स्ट्रेस पे ब्रिटल मटेरियल ब्रेक हो जाएगा। ब्रिटल का मतलब ही है कि वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, मटेरियल विल ब्रेक, क्योंकि देखो यहां पे प्लास्टिक रीजन बहुत ही छोटा है, ब्रेकिंग पॉइंट इलास्टिक लिमिट के काफी नजदीक है। तो जब आप स्ट्रेस को बढ़ाते जाओगे स्ट्रेन बिल्कुल बढ़ेगा, लेकिन बहुत जल्दी ही यहां पे ब्रेकिंग पॉइंट आ जाता है, तो उस ब्रेकिंग पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग जब स्ट्रेस होगा ना, उससे थोड़ा सा भी ज्यादा स्ट्रेस में लाओगे अगर आप ब्रिटल मटेरियल को, वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो ब्रिटल मटेरियल्स के एग्जांपल देखो, ग्लास हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ग्रेफाइट मतलब जो पेंसिल में यूज होता है ना, और जैसे कास्ट आयरन हो गया एटसेट्रा, ठीक है। तो ब्रिटल मटेरियल्स के एग्जांपल तो ये हो गए, और स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ये है, यहां पे प्लास्टिक रीजन काफी कम होता है, ब्रेकिंग पॉइंट इलास्टिक लिमिट के काफी नजदीक होता है, तो स्ट्रेस बढ़ाते जाओगे स्ट्रेन बढ़ता जाएगा इन केस ऑफ ब्रिटल मटेरियल्स ऑब्वियसली, लेकिन बहुत जल्दी ही ब्रेकिंग पॉइंट आ जाता है। तो यहां पे आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप ब्रिटल मटेरियल्स को वायर्स में कन्वर्ट कर सको, वो होता है डक्टाइल मटेरियल में, ठीक है। वायर में कन्वर्ट क्यों नहीं कर सकते ब्रिटल मटेरियल को, क्योंकि प्लास्टिक रीजन बहुत कम है, परमानेंटली डिफॉर्म नहीं हो सकता ब्रिटल मटेरियल, वो तो टूट ही जाएगा, ठीक है। तो अब देखो थर्ड, ये है इलास्टोमर्स। इसका एग्जाम्पल होता है रबड़, ठीक है। इलास्टोमर्स की अगर मैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाऊं
तो वो कुछ ऐसी बनती है, ठीक है। ये यहां पे क्या होगा, ब्रेकिंग पॉइंट। और इन केस ऑफ इलास्टोमर्स कोई प्लास्टिक रीजन नहीं होता, नो प्लास्टिक रीजन। केवल क्या होता है, इलास्टिक रीजन होता है, ठीक है। और इलास्टिक रीजन में भी हुक्स लॉ ओबे नहीं होता, डू नॉट ओबे हुक्स लॉ, क्योंकि देखो स्ट्रेट लाइन नहीं है ना, डू नॉट ओबे हुक्स लॉ, ठीक है। तो इलास्टोमर्स की स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कुछ ऐसी होती है, कोई प्लास्टिक रीजन नहीं होता। ये ब्रेकिंग पॉइंट आ गया, ये केवल इलास्टिक रीजन है। और इलास्टिक रीजन में भी हुक्स लॉ ओबे नहीं होता, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है ये, ठीक है, कर्व टाइप में है। तो इलास्टोमर्स का एग्जांपल है रबड़। तो देखो यहां पे केवल इलास्टिक रीजन है, कोई प्लास्टिक रीजन नहीं है, तो ऐसे में हम क्या बोलेंगे, वो इलास्टोमर है, ठीक है। तो देखो यहां पे एक चीज ध्यान देने योग्य है, टेंजेंट की स्लोप बढ़ती जा रही है। जैसे मैं स्ट्रेस को बढ़ाऊंगा, मतलब रबड़ में स्ट्रेस बढ़ाता जाऊंगा, क्योंकि इलास्टोमर का एग्जांपल सबसे बढ़िया एग्जांपल रबड़ है। जैसे मैं स्ट्रेस बढ़ाऊंगा तो टेंजेंट की स्लोप बढ़ती जा रही है, स्ट्रेन भी बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, लेकिन टेंजेंट की स्लोप मतलब डी स्ट्रेस बाय डी स्ट्रेन वो बढ़ती जाएगी। स्ट्रेस बढ़ाने से स्ट्रेन बढ़ेगा, लेकिन डी स्ट्रेस बाय डी स्ट्रेन वो भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब स्ट्रेन में जो इंक्रीज आएगा ना वो कम आएगा, स्ट्रेन बढ़े तो गा, लेकिन स्ट्रेन में इंक्रीज कम आएगा एज कंपेयर टू इंक्रीज इन स्ट्रेस। जैसे मैं स्ट्रेस बढ़ाऊंगा, स्ट्रेस को आप बढ़ा रहे हो, इलास्टिक रीजन ही है तो स्ट्रेन बढ़ रहा है बिल्कुल, लेकिन डी स्ट्रेस बाय डी स्ट्रेन भी बढ़ता जा रहा है। तो ये चीज कब बढ़ेगी, जब डी स्ट्रेन कम हो और डी स्ट्रेस ज्यादा हो। तो इसका मतलब स्ट्रेन बढ़ तो रहा है, लेकिन इंक्रीज इन स्ट्रेन वो कम आ रहा है एज कंपेयर टू इंक्रीज इन स्ट्रेस। तो इसका मतलब जैसे आप रबड़ में स्ट्रेस बढ़ाते जाओगे तो उसमें स्ट्रेन में इंक्रीज तो आएगा, लेकिन इंक्रीज इन स्ट्रेन कम आएगा एज कंपेयर टू इंक्रीज इन स्ट्रेस। तो जैसे आप रबड़ को बढ़ाते हो तो देख सकते हो, जैसे बढ़ाते जाओगे ना उसको, रबड़ को बढ़ाना स्टिफ होता जाता है। जैसे आप रबड़ में स्ट्रेस बढ़ाते जाते हो, रबड़ में स्ट्रेन बढ़ता तो है, लेकिन स्ट्रेन में इंक्रीज कम आता है एज कंपेयर टू इंक्रीज इन स्ट्रेस। टेंजेंट की स्लोप बढ़ती जा रही है ना, तो एज वी इंक्रीज स्ट्रेस इन रबड़, रबड़ देखी होगी घर पे, उसमें अगर आप स्ट्रेस बढ़ाओगे तो रबड़ की लंबाई बढ़ती है बिल्कुल, तो स्ट्रेन बढ़ेगा, लेकिन डी स्ट्रेस बाय डी स्ट्रेन भी बढ़ेगा, वो भी बढ़ेगा। इसका मतलब रबड़ विल बी स्टिफ, रबड़ की लंबाई को बढ़ाना स्टिफ होता जाएगा, क्योंकि इंक्रीज इन स्ट्रेन कम आ रहा है एज कंपेयर टू इंक्रीज इन स्ट्रेस। जैसे हम रबड़ की लंबाई को बढ़ाते जा रहे हैं ना, तो स्ट्रेन में इंक्रीज कम आ रहा है एज कंपेयर टू इंक्रीज इन स्ट्रेस। तो जैसे आप रबड़ की लंबाई को बढ़ाते जाते हो तो उसको, रबड़ की लंबाई को बढ़ाते जाना वो स्टिफ होता जाता है, मुश्किल होता जाता है। रबड़ विल बी स्टिफ मोर एंड मोर। जैसे आप उसमें स्ट्रेस बढ़ाते जाओगे रबड़ में, मतलब रबड़ को खींचते जाओगे तो उसको और खींचना, मतलब रबड़ की लंबाई को और बढ़ाना, वो स्टिफ होता जाता है, और मुश्किल और मुश्किल। ऐसा क्यों?
क्योंकि इंक्रीज इन स्ट्रेन वो कम होता जाता है एज कंपेयर टू इंक्रीज इन स्ट्रेस। स्ट्रेस को बढ़ाने से स्ट्रेन भी बढ़ेगा, लेकिन जब आप स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की बात करोगे फॉर इलास्टोमर्स या रबड़, डी स्ट्रेस बाय डी स्ट्रेन वो बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब इंक्रीज इन स्ट्रेन विल बी लेस एज कंपेयर टू इंक्रीज इन स्ट्रेस। मतलब रबड़ को बढ़ाते जाओगे बिल्कुल बढ़ेगी रबड़ की लंबाई, केवल इलास्टिक रीजन है, ठीक है। तो उसको रबड़ की लंबाई को बढ़ाना और स्टिफ होता जाएगा और मुश्किल होता जाएगा। तो ये थे मटेरियल्स के क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो सबसे पहली क्लासिफिकेशन थी डक्टाइल मटेरियल, जिसकी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कुछ ऐसी होती है। प्लास्टिक रीजन काफी बड़ा होता है, मतलब ब्रेकिंग पॉइंट इलास्टिक लिमिट से काफी दूर होता है, ठीक है। तो प्लास्टिक रीजन बड़ा होने के कारण हम डक्टाइल मटेरियल्स को किस में यूज कर सकते हैं? वायर्स को बनाने में। मतलब डक्टाइल मटेरियल को हमें वायर की फॉर्म में खींच सकते हैं, क्योंकि प्लास्टिक रीजन बड़ा है ना, परमानेंट डिफॉर्मेशन आती है प्लास्टिक रीजन में। तो एग्जांपल है कॉपर, सिल्वर, आयरन, एल्यूमिनियम एटसेट्रा। घर में जो वायर्स होती हैं वो कॉपर की बनी होती हैं। ब्रिटल मटेरियल्स का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऐसा होता है, एग्जांपल ब्रिटल मटेरियल्स का ग्लास, ग्रेफाइट, कास्ट आयरन एटसेट्रा। तो यहाँ पे ब्रेकिंग पॉइंट इलास्टिक लिमिट के बहुत नजदीक होता है, मतलब प्लास्टिक रीजन बहुत छोटा होता है, बहुत स्मॉल। तो जैसे स्ट्रेस बढ़ाते जाओगे स्ट्रेन भी बढ़ता जाएगा, लेकिन देखो प्लास्टिक रीजन काफी कम है, तो आप ब्रिटल मटेरियल्स को वायर्स की फॉर्म में नहीं बदल सकते। वो तो ब्रिटल मटेरियल तो टूट ही जाएगा, क्योंकि ब्रेकिंग पॉइंट काफी नजदीक है ना इलास्टिक लिमिट के, क्योंकि प्लास्टिक रीजन बहुत कम है। तो वो तो किसी पर्टिकुलर स्ट्रेस पे स्ट्रेस बढ़ाते जाओगे वो ब्रिटल मटेरियल तो टूट ही जाता है, ठीक है। जैसे ग्लास हो गया, ग्रेफाइट हो गया, जो पेंसिल की नोक होती है उसमें ग्रेफाइट ही यूज होता है, और कास्ट आयरन मतलब ये अलॉय होता है, ठीक है। और इलास्टोमर्स की बात करूं तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कुछ ऐसी होती है, कोई प्लास्टिक रीजन नहीं होता, केवल इलास्टिक रीजन होता है। और इलास्टिक रीजन में भी हुक्स लॉ ऑफ नहीं होता, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है ना, कर्व टाइप में है पूरा। एग्जाम्पल है इलास्टोमर का रबड़, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल। तो जैसे स्ट्रेस बढ़ाते जाओगे स्ट्रेन भी बढ़ता जाएगा बिल्कुल, लेकिन ऐसे में डी स्ट्रेस बाय डी स्ट्रेन, टेंजेंट की स्लोप वो भी बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब इंक्रीज इन स्ट्रेन विल बी लेस एज कंपेयर टू इंक्रीज इन स्ट्रेस। जैसे आप स्ट्रेस को बढ़ाते जाओगे तो जब हम रबड़ को खींचते हैं तो उसकी लंबाई तो बढ़ती जाती है, स्ट्रेन बढ़ता जाता है, स्ट्रेस बढ़ता जाता है, लेकिन उसको रबड़ को जैसे हम खींचते जाते हैं उसकी लंबाई को बढ़ाते जाते हैं, आगे आगे उसकी लंबाई को बढ़ाना स्टिफ होता जाता है, मुश्किल होता जाता है। उसके पीछे का रीजन यही है, इंक्रीज इन स्ट्रेन वो कम आता है एज कंपेयर टू इंक्रीज इन स्ट्रेस इन केस ऑफ रबड़। और केवल यहाँ पे इलास्टिक रीजन होता है, कोई प्लास्टिक रीजन नहीं होता। अब हम एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को हासिल करेंगे, इंपॉर्टेंट नोट। वेरी इंपॉर्टेंट नोट। वेरी इंपॉर्टेंट नोट है, ठीक है। ब्रेकिंग स्ट्रेस के बारे में जानेंगे। तो देखो मान लो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी है, ठीक है। और मान लो मेरे पास कोई मेटल वायर है और ये छत है, और ये कोई मेटल वायर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, लंबाई एल है, ठीक है।
तो विद द हेल्प ऑफ थ्रेड मैंने एक ब्लॉक लटका दिया m मास का। अभी मैं इसके नीचे अपना हाथ लगाए हुए हूं, ब्लॉक के नीचे अपना हाथ लगाए हुए हूं, तो इस धागे में कोई टेंशन नहीं आएगी, तो ये वायर में भी कोई स्ट्रेस नहीं आएगा, नो स्ट्रेस। ठीक है, मतलब वायर मेरी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में है। तो अब देखो, अगर मैं अपना हाथ हटा दूं तो वायर में स्ट्रेस आ जाएगा बिल्कुल। ठीक है, वायर में अब स्ट्रेस आ जाएगा और वायर की लंबाई भी बढ़ जाएगी बाय डेल्टा एल। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, mg फोर्स, अब इस धागे में टेंशन आ जाएगी mg के बराबर। तो वायर यहां पे इक्विलिब्रियम पे है ना, अंडर स्ट्रेस, तो छत के द्वारा इस वायर पे ऐसे mg फोर्स आएगा। ठीक है, मतलब इस वायर में इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स वो कितना प्रोड्यूस हुआ, डिफॉर्मिंग फोर्स के बराबर एट इक्विलिब्रियम mg। ठीक है, तो स्ट्रेस कितना आएगा, रिस्टोरिंग फोर्स mg डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये mg यहां पे एक तरह से इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स है, बिल्कुल है, लेकिन ये डिफॉर्मिंग फोर्स भी है एक तरह से, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस्ड इन वायर वो किसके बराबर होता है, डिफॉर्मिंग फोर्स के बराबर। ठीक है, और देखो जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आई थी फॉर मेटल वायर, वो कुछ ऐसे आई थी, कुछ ऐसे आई थी ना। ये था मेरा इलास्टिक लिमिट, मतलब ये मेरा इलास्टिक रीजन था। ठीक है, और यहां पे थोड़ा सा पार्शियली इलास्टिक पार्शियली प्लास्टिक रीजन था, पार्शियली इलास्टिक पार्शियली प्लास्टिक रीजन भी आया था। ठीक है, फिर उसके बाद में ये रीजन कौन सा आया था, प्लास्टिक रीजन। और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस जो कि वायर जेल्स के, उसको मैंने बोला था ब्रेकिंग स्ट्रेस। ठीक है, और ये जो ब्रेकिंग स्ट्रेस होता है ना, मतलब जो मैक्सिमम स्ट्रेस जो कि वायर जेल्स के बिना टूटे, ये ब्रेकिंग स्ट्रेस किसके ऊपर डिपेंड करता है, मटेरियल, वायर का मटेरियल कौन सा है, डिपेंड्स ऑन मटेरियल। ठीक है, तो अब देखो यहां पे हमने एक्सपेरिमेंट किए थे, स्ट्रेस को बढ़ाते गए थे। ठीक है, तो मान लो ब्रेकिंग स्ट्रेस किसके बराबर है, m नोट g बाय a, यहां पे इस वायर के लिए। ठीक है, मतलब m को बढ़ाता जाऊं तो स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यूज को नोट करता जाऊं, तो ये कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। जब मैं यहां पे पहुंचूंगा, मान लो तब m कितना है, m नोट। ठीक है, तब m कितना है, मान लो m नोट। मान लो m नोट, मास का ब्लॉक लटका दिया और ये वायर अंडर स्ट्रेस है बिल्कुल, और एट इक्विलिब्रियम पे भी है। मतलब m नोट से ज्यादा मास के ब्लॉक को आप नहीं लटका सकते। m नोट से ज्यादा मास का ब्लॉक लटकाया
तो ये वायर टूट जाएगी। ठीक है, तो ब्लॉक पे एम नोट जी ग्रेविटेशनल फोर्स, धागे में टेंशन कितनी आएगी, एम नोट जी, और ये वायर अंडर स्ट्रेस है। छत के द्वारा फोर्स ऑन वायर एम नोट जी आएगा। मान लो ये एल इंक्रीज इन लेंथ, वो मान लो डेल्टा एल नोट। ठीक है, तो ये स्ट्रेन कितना आएगा यहां पे, डेल्टा एल नोट बाय में एल, इंक्रीज इन लेंथ बाय में ओरिजिनल लेंथ। और देखो यहां पे ब्रेकिंग स्ट्रेस ये कितना हो गया, एम नोट जी बाय ए, एम नोट जी बाय ए। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इज ए। तो यहां पे ये एम नोट जी एक तरह से ये क्या है, ब्रेकिंग फोर्स है, ब्रेकिंग फोर्स। एम नोट जी जो ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा ना, या जो डिफॉर्मिंग फोर्स आएगा, और इक्विलिब्रियम पे इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस्ड इन वायर वो डिफॉर्मिंग फोर्स के बराबर होता है। तो यहां पे एम नोट जी ये क्या है, ब्रेकिंग फोर्स। ठीक है, तो यहां से देखो ब्रेकिंग फोर्स किसके बराबर आ गया, ब्रेकिंग स्ट्रेस इनटू में क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर। ठीक है, और देखो ब्रेकिंग स्ट्रेस केवल किसके ऊपर डिपेंड करता है, वायर के मटेरियल के ऊपर। लेकिन ब्रेकिंग फोर्स मतलब कितना फोर्स चाहिए है उस वायर को तोड़ने के लिए, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ब्रेकिंग स्ट्रेस पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा। मतलब वायर का मटेरियल क्या है, ब्रेकिंग स्ट्रेस के ऊपर तो डिपेंड करेगा ही करेगा। लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर के ऊपर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, ब्रेकिंग फोर्स डिपेंड्स ऑल्सो ऑन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर। तो देखो मान लो मेरे पास सेम मटेरियल की वायर है। ठीक है, एक वायर ये है, लंबाई L1। ठीक है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया A। ये ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में है, और सेम मटेरियल की एक दूसरी वायर है, क्रॉस सेक्शनल एरिया उतना ही है, कैपिटल A, लेकिन इस वायर की लंबाई ज्यादा है, L2 इज ग्रेटर देन L1। तो देखो ब्रेकिंग फोर्स मतलब जो फोर्स चाहिए है वायर को तोड़ने के लिए कि वायर टूट जाए, ब्रेकिंग फोर्स वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और ब्रेकिंग स्ट्रेस, मटेरियल सेम ले लिया ना मैंने, दोनों वायर्स का मटेरियल क्या है, सेम, और दोनों वायर यहां पे ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में है। ठीक है, तो मटेरियल सेम ले लिया, मतलब ब्रेकिंग स्ट्रेस दोनों वायर के लिए सेम हो गया, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो भी सेम ले लिया, लेकिन लंबाई अलग अलग है दोनों वायर्स की। तो क्या दोनों वायर्स के लिए ब्रेकिंग फोर्स अलग अलग आएगा? नहीं, ब्रेकिंग फोर्स कहीं क्या कहीं लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वायर की लंबाई कितनी है, नहीं। तो ब्रेकिंग फोर्स दोनों वायर्स के लिए सेम आएगा, सेम फोर्स पे दोनों वायर टूट जाएंगी, ब्रेकिंग फोर्स क्या आएगा, सेम। ठीक है, तो ब्रेकिंग फोर्स लेंथ ऑफ द वायर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, डू नॉट डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ वायर। ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, वायर का मटेरियल कौन सा है, मतलब ब्रेकिंग स्ट्रेस के ऊपर डिपेंड करेगा, और वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब मान लो मेरे पास दो वायर हैं सेम मटेरियल की। ठीक है,
सेम मटेरियल की दो वायर हैं, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है, इसका A2, और मान लो ये मोटी वायर है, ये पतली, A2 इज ग्रेटर देन A1, और मटेरियल सेम है दोनों वायर्स का, ठीक है। लेंथ चाहे बेशक अलग अलग हो, क्योंकि लेंथ के ऊपर तो डिपेंड करेगा ही नहीं ब्रेकिंग फोर्स। हाँ ये जरूर है कि ये पतली वायर है, ये मोटी वायर है, तो आप सोच सकते हो ब्रेकिंग फोर्स किसके लिए ज्यादा आएगा, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा, जो मोटी वायर होगी, ठीक है। तो इस मोटी वायर के केस में ब्रेकिंग फोर्स ज्यादा आएगा, पतली वायर के केस में ब्रेकिंग फोर्स कम आएगा कंपैरेटिवली। दोनों वायर में कंपैरिजन करूं तो इस वायर को, मोटी वायर को तोड़ना मुश्किल होगा, क्योंकि ब्रेकिंग फोर्स इस केस में ज्यादा आएगा ना, क्योंकि मोटी वायर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, पतली वायर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, तो यहां पे ब्रेकिंग फोर्स कम आएगा कंपैरेटिवली। तो इस पतली वायर को तोड़ना आसान होगा, ठीक है। तो ब्रेकिंग फोर्स मतलब जिस फोर्स पे वायर टूट जाए, मतलब एक तरह से m0g, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर पे। वायर की लंबाई कितनी है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, और मटेरियल ऑफ द वायर उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, मतलब ब्रेकिंग स्ट्रेस पे। मान लो अगर आपने मटेरियल सेम ले लिया, सेम मटेरियल की वायर है, वायर्स की लंबाई अलग अलग है भले ही, लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम ले लिया, तो दोनों वायर को तोड़ने में सेम फोर्स की जरूरत होगी, मतलब ब्रेकिंग फोर्स दोनों वायर के केस में सेम आएगा, ठीक है। आपने मटेरियल सेम ले लिया, लेंथ भले ही अलग अलग हो, क्योंकि लेंथ के ऊपर तो डिपेंड करता ही नहीं ब्रेकिंग फोर्स। एक पतली वायर ले ली, एक मोटी, तो मोटी वायर को तोड़ने में सीधी सी बात है ज्यादा फोर्स की जरूरत होगी, है ना। पतली वायर को तोड़ने में कम फोर्स की जरूरत होगी, तो मोटी वायर के केस में ब्रेकिंग फोर्स ज्यादा आएगा, पतली वायर के केस में ब्रेकिंग फोर्स कम आएगा, ठीक है। और जनरली जो वर्किंग स्ट्रेस होता है ना, वो ब्रेकिंग स्ट्रेस से काफी कम होता है, क्योंकि हम चाहते हैं ना वायर ना टूटे, ठीक है। तो जनरली हम ये जो ब्रेकिंग स्ट्रेस है, वर्किंग स्ट्रेस को ब्रेकिंग स्ट्रेस से काफी ज्यादा कम लेते हैं। हम चाहते हैं ना वायर ना टूटे, ऐसा कौन चाहेगा वायर टूट जाए, ठीक है। वर्किंग स्ट्रेस मतलब जिस स्ट्रेस पे वायर पे वर्क किया जाएगा वो ब्रेकिंग स्ट्रेस से कम ही होना चाहिए, और हम क्या करते हैं, वर्किंग स्ट्रेस मच मच लेस देन ब्रेकिंग स्ट्रेस, ठीक है। तो हम इस वाले रीजन में काम करते हैं, वर्किंग स्ट्रेस इज मच मच लेस देन ब्रेकिंग स्ट्रेस। तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।